गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं। और कंटिन्यू आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाले हैं और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हम अब बात करेंगे। अब हम इस तरफ चल दिए हैं कि जो नाउ इट इज आजकल जो हम एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस एटॉमिक मॉडल के बारे में आजकल हम पढ़ रहे हैं, उस एटॉमिक मॉडल की तरफ स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो उससे पहले, उस एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले, किस बेस पर, किन थ्योरीज पर हमने काम किया है, उन थ्योरीज को, मतलब किस थ्योरीज के बेस पर हमने उसे एक्सप्लेन किया है, उन थ्योरीज को पढ़ना पहले जरूरी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो एटम है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एटम है वो आपका जो एटम है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो जो ना पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों के बारे में, दोनों की चीजें पढ़ता है। ये कह लीजिए दोनों की चीजों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो हम एटॉमिक मॉडल को इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्वेल ड्वेल का मीनिंग होता है बेटा दोहरी, दोहरी प्रकृति। दोहरी प्रकृति मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल नेचर और किसके बारे में बात हो रही है, वेव नेचर के बारे में बात हो रही है। इट इज प्रपोज्ड बाय, अगर मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्युपाइड करता है, लेकिन उसकी मोशन भी इतना ज्यादा होता है कि वो लाइट के इक्वल ही मूव करता है इलेक्ट्रॉन के। तो हम उसकी लाइट के अकॉर्डिंग, उसकी लाइट के इक्वल ही उसकी का वेलोसिटी होती है, तो वो दोनों तरह की नेचर शो कर सकता है। तो इस चीज को सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो एक साइंटिस्ट हुए हैं, डी ब्रोगली। कौन? ट्वेल्व नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर प्रपोज किया था किसी ने, प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली इन 1924। 1924 में डी ब्रोगली ने एक इस चीज को बताया था, और उस चीज को बताने के लिए उसने कहा, एक इक्वेशन ली उसने, स्टार्ट किया विद दो रिलेशन। उसने आइंस्टीन इक्वेशन ली। बेटा, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो एनर्जी और मास में रिलेशन हो जाती है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। एनर्जी और मास के बीच का रिलेशन जो है वो आइंस्टीन इक्वेशन बताती है। और जो प्लांक है, प्लांक्स इक्वेशन जो है वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन बताती है, E इक्वल्स टू h न्यू। यस, जहाँ E इक्वल्स टू एनर्जी है आपका फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, m इक्वल्स टू मास है, c मास ऑफ द पार्टिकल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, c इक्वल्स टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर E इक्वल्स टू एनर्जी, h प्लांक कांस्टेंट है, और n न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओके, फ्रॉम अबव इक्वेशंस अगर हम बात करते हैं इन दोनों इक्वेशंस की, फ्रॉम अबव इक्वेशंस mc स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू के। ये तो हो गया बेटा, क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। और हम, जबकि हमें पता है, क्या पता है हमें, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो c अपॉन लैम्डा के इक्वल होती है। यस, तो हमने इसे लिखा mc स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। क्लियर है। तो अगर मैं इस c को इधर लेकर आता हूँ या और लैम्डा के इक्वल लगाता हूँ, मैं अगर लैम्डा को इक्वल लेता हूँ तो यहाँ से लैम्डा विल बी इक्वल्स टू हो जाता है एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर। यस, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो क्या एच लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी हो गया। वेयर इज वेलोसिटी सी क्या है, वेयर अगर हम बात कर रहे हैं, वेयर सी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसने कहा इफ यू रिप्लेस सी
बाय वी। उसने क्या कहा, इफ वी रिप्लेस, वेलोसिटी है तो हमने दूसरी वेलोसिटी से किया, सी रिप्लेस, इफ वी रिप्लेस सी वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय वी। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। वी क्या है बेटा, वी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेयर इज वी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वी क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। तो ये जो चीज है, आपकी इक्वेशन बनती है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी के। इस इक्वेशन को हम डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डी ब्रोगली इक्वेशन। और ये इक्वेशन वेवलेंथ, जो वेव से आ रही है, और मास के बीच का रिलेशन बताती है। वेवलेंथ और मास ऑफ द पार्टिकल के बीच का इक्वेशन बताती है। इज दैट क्लियर। और v जो होता है, अगर मैं mv की बात करता हूं तो mv क्या होता है, mv इज द मोमेंटम। अगर हमें और थोड़ा लगना, mv इज द मोमेंटम। मोमेंटम कब, जब कोई भी पार्टिकल एक एंगुलर सर्कुलर पाथवे में मूव कर रहा हो तो उसे मोमेंटम बोलते हैं। यस, जिसकी वजह से इक्वेशन होती है लैम्डा इक्वल्स टू एच इंटू पी। क्लियर है बेटा। तो ये आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या बताती है आपको बेटा, डी ब्रोगली इक्वेशन आपको बताती है वेवलेंथ और मास के बीच का रिलेशन। वेवलेंथ एंड मास के बीच का रिलेशन आपको क्या बताती है, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो फर्स्ट थिंग, सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड है आपका, सेकंड टॉपिक इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी, ये पार्टिकल की अनसर्टेनिटी के बारे में बताता है कि अनसर्टेनिटी होती क्या है। तो ये क्या कहता है, इट स्टेट, इसका स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट दैट। क्या है स्टेटमेंट इसका, ये कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू determine to determine the position and momentum, मोमेंटम कह लीजिए या फिर वेलोसिटी कह लीजिए, मोमेंटम और वेलोसिटी of a moving particle, of a moving particle accurately। समझ में आया आपको। ये कहता है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मूविंग पार्टिकल है, आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये जो है इसकी लिमिटेशन है, ये बात करता है टिनी पार्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में बात करता है, टिनी पार्टिकल्स के बारे में बात करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये टिनी पार्टिकल्स के बारे में बात करता है। ये कहता है कि अगर पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है तो उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी या फिर मोमेंटम के बारे में आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। समझ में आ रही बात, आप एग्जैक्टली एकदम एक दोनों के बारे में एक साथ एग्जैक्टली नहीं बता सकते। क्लियर है। तो ये कहता है कि इफ, अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकली, इफ डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी of position of a moving particle and del p is the uncertainty
of momentum, then when according to Heisenberg, अगर हम बात कर रहे हैं then according to हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या बात है, हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब देखो यहाँ पर एच और पाई दोनों कांस्टेंट है, दैट मींस दिस इज द कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑलवेज बी अ कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑलवेज बी अ प्रोडक्ट कांस्टेंट। या तो इक्वल होगा या इससे ज्यादा होगा, इससे कम कभी नहीं होगा, ये चीज याद रखनी है आपको। और क्योंकि हमें पता है डेल पी जो होता है, पी जो होता है वो एम वी के इक्वल होता है। किसी भी पार्टिकल के लिए उसका जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, किसी भी पार्टिकल के लिए जो उसका मास जो होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब क्योंकि किसी भी पार्टिकल के लिए मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ये जो प्रोडक्ट है सारा कांस्टेंट होता है, इसे हम इधर ले जा सकते हैं। तो इक्वेशन जो बनती है डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m बनती है। क्लियर है? दिस इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन। आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, अब देखो दोनों वेरिएबल पोजीशन है, डेल्टा का मतलब होता है चेंजिंग, और यहाँ पर वेरिएबल कंडीशन आ रही है। अब देखो अगर ये कहता है कि अगर आप इसे डेल एक्स की वैल्यू कम करोगे, डेल एक्स की वैल्यू जितनी कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें डेल्टा की वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब उसकी जो पोजीशन होगी, डेल्टा की वैल्यू अगर कम है तो जो क्वांटिटी होगी वो एग्जैक्ट हो जाएगी, क्वांटिटी जो होगी वो एक्यूरेट हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? यानी डेल्टा की वैल्यू कम होगी तो एक्स की वैल्यू बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स के बारे में बात करते हैं तो एक्स की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा अनसर्टेनिटी यानी उसकी पोजीशन के बारे में उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी अनिश्चितता हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप बात करोगे किसके बारे में, डेल्टा वी के बारे में, अगर आप उसकी वॉल्यूम ज्यादा करोगे, वॉल्यूम के में एक्यूरेसी लाओगे तो उसकी जो वॉल्यूम की एक्यूरेसी होगी बेटा उसकी वजह से उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, यानी दोनों को आप कभी भी एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही बात आपको? अब आज इनके बारे में इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें, इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्वेश्चन क्या है? Calculate the uncertainty in momentum of an electron if uncertainty in its position is 1 एंगस्ट्रॉन। कितना? 1 एंगस्ट्रॉन। ये कह रहा है कि उसकी मोमेंटम के बारे में, डेल पी के बारे में कहा है इसने, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी डेल पी के बारे में कहा कि ये है, बताइए। तो क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी डेल एक्स की बात कर रहा है, कितनी? 1 एंगस्ट्रॉन। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है बेटा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। कितना? 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए केजी में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? डेल पी के बारे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी खैर हमें। तो हमें फॉर्मूला हमारे पास है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। यस, डेल पी के बारे में पूछा, डेल एक्स की वैल्यू दी गई है तो डेल पी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच 4 पाई इंटू डेल एक्स।
तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, तो डेल पी इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, 4 की वैल्यू 4 है ही आपका, पाई की वैल्यू 3.14, और डेल पी की जो डेल एक्स की वैल्यू जो है 10 की पावर माइनस के 10 है। क्लियर है बेटा? ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू डेल पी ग्रेटर देन, डेल पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 10 माइनस है ऊपर जाके प्लस हो गया तो 10 के पास 34 बचेंगे, इसे डिवाइड कर दिया तो आ गया 1.131 टू 10 की पावर माइनस के 24 अपॉन 3.14। यस, या फिर आप टोटल जो इक्वेशन करेंगे कैलकुलेट करोगे वो आएगा 5.28 इंटू 10 की पावर माइनस के 25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, डेल पी की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, तो दिस इज द डेल पी। तो आपको इसी तरह सीधे सीधे फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।